वेलकम टू तरुण आयस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 12 सितंबर 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके स्पेशली ये जो न्यूज़ है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज का जो सबसे प्रमुख न्यूज है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े जो बहुत सारी समझौताओं हैं, उस सभी समझौताओं से संबंधित है, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये प्रश्न बन सकता है। आज का जो एक न्यूज है, जो जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है कि भारत आईपीईएफ के व्यापार स्तंभ से बाहर निकला, अंतिम रूपरेखा की प्रतीक्षा। सबसे पहले प्रीलिम से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो ये बनेगा कि एक आपको शब्दों का प्रयोग यहां पर आईपीईएफ कहा गया, या आईपीईएफ क्या है, जिसे आप इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो ये प्रश्न हमारा प्रीलिम्स में बन सकता है। उसके साथ साथ आरसीपी के बारे में काफी पहले भी हम चर्चा में रह चुके हैं, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो प्रसंग है, समाचार में ऐसा कहा गया कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, जैसे हमारी भारत देश एक विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, तो विकासशील जो अर्थव्यवस्था है, उस विकासशील अर्थव्यवस्था के खिलाफ भेदभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए भारत जो है लॉस एंजलिस में, जो कि अमेरिका में एक शहर है, लॉस एंजलिस काफी प्रसिद्ध शहर है, वहां नेतृत्व कर रहे भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे की मंत्री स्तरीय बैठक के व्यापार स्तंभ पर संयुक्त घोषणा से बाहर रहा। भारत इस घोषणा से बाहर रहा। भारत जो है इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के मंत्रिमंडल का रिप्रेजेंट कर रहा और उस मंत्रिमंडल बैठक के व्यापार स्तंभ के संयुक्त घोषणा से बाहर रहा। आपको प्रीलिम्स का यह है कि भारतीय प्रशांत आर्थिक ढांचे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे से की संयुक्त घोषणा से बाहर रहने के पीछे कारण, भारत का क्या पक्ष था, उस पक्ष के बारे में भी हम थोड़ी सी जान लेते हैं। एक्चुअली ये पक्ष ये था कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान सहित ये 14 जो आईपीईएफ देशों में से एक था, जो कि व्यापार पर घोषणा में शामिल नहीं हुआ। अब हम इस पर बात करेंगे कि आईपीईएफ क्या है। इसमें से बता दें कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया देशों में से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान सहित 14 देशों में से एक था और इस घोषणा में ये शामिल नहीं हुआ। बाहर रहने के कई कारण बताए जा रहे हैं। विशेष रूप से अगर बाहर रहने के कारण जो है कि पर्यावरण और श्रम, डिजिटल व्यापार और सार्वजनिक खरीद पर ढांचे की रूपरेखा अभी भी सामने पूरी तरीके से नहीं आई है, जिसके कारण से ये हवाला दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि विशेष रूप से पर्यावरण की बात कही जा रही है, श्रम की बात की जा रही है, डिजिटल व्यापार की बात कही जा रही है, या सार्वजनिक खरीद की बात करें, उसका प्रॉपर ढांचा अभी भी प्रिपेयर नहीं है। इस बेस से दूसरी बात, हम सभी को जानते हैं कि जो आरसीईपी है, जिसको आप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं, या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जैसे समूह जिसमें चीन भी शामिल है, से बाहर निकलने के भारत के फैसले प्रतिबिंब करता है, क्योंकि भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव से बाहर निकला। उस बात से भी कहा जा सकता है कि भाई इसमें निकल सकता है तो इसमें क्यों नहीं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क नहीं तैयार किया है ना। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं स्पेशली आईपीएफ के बारे में कि आईपीएफ क्या है और किस बेस के आधार पर आईपीएफ काम करती है। तो अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 14 है, 14 है। खास करके इंडो आपका और पैसिफिक वाले रीजन के जितने भी देश हैं, वो मुख्य रूप से ये 14 देश इसमें शामिल है। और कहा जा सकता है कि जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड जीडीपी है, उस जीडीपी का 40% या कह सकते हैं, और वैश्विक वस्तु और सेवाओं व्यापार के 28%
प्रतिनिधित्व करता है। ये वो राष्ट्र है जिनका जीडीपी में काफी योगदान है। अब कहा जा सकता है कि आखिर जो हमारा आईपीईएफ है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, आखिर इसका स्तंभ क्या है, किस बेस के आधार पर काम करती है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, किस क्षेत्र में काम करती है। मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है उसके चार स्तंभ हैं। चार स्तंभ हैं व्यापार के क्षेत्र, दूसरा स्तंभ है आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन की बात की जाती है, और स्वच्छ ऊर्जा बुनियाद ढांचा और डीकार्बोनाइजेशन, जो कि हम अभी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से, और दूसरी टैक्स और भ्रष्टाचार विरोध, टैक्स और करप्शन से संबंधित ये बातें, तभी तो अर्थव्यवस्था सुसंगठित और साफ सुथरा रहेगी। तो ये मुख्य रूप से चार चीजों पर आईपीएफ काम करती है। प्रश्न बन सकता है कि व्यापार के क्षेत्र में, आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में, स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी के क्षेत्र में, चाहे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, है ना, और कर और भ्रष्टाचार के विरोध में ये काम करती है। तो ये हमारा हिंदू का सबसे प्रमुख था, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ली। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहां पर भी थोड़ा सा एक तरफ और भी ध्यान देते हैं। हमने देखा कि आप सभी को पता होगा कि यूके के नए प्रधानमंत्री के तौर पर आई हैं जिनका नाम है लीज ट्रस। तो प्रधानमंत्री ने लीज ट्रस को बधाई दी। हमारे भारत हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को बधाई देता है, द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात करता है और आशा करता है कि आने वाले जो नए प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के साथ उनका संबंध काफी बेहतर होगा। इसी दौरान में जो है प्रधानमंत्री ने लीज ट्रस को बधाई दी और कहा द्विपक्षीय संबंधों में उनकी भूमिका की सराहना भी की, है ना। इसके साथ साथ तो यहां पर इस प्रसंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बन सकता है, इसमें कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अपने नए ब्रिटिश समक्ष की बात की और उनकी नियुक्ति पर भी उनको बधाई दिया, है ना। उन्होंने कहा कि भाई व्यापार सचिव और विदेश सचिव ये आपस में मिलकर भारत की रणनीति बनाएंगे, भारत और यूके के बीच पे व्यापारों की रणनीति बनाएंगे। आगे आने वाली बहुत सारी चर्चाएं हैं, उस पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। ऐसा 10 साल का रोड मैप तैयार करने की बात कही गई थी कि भाई 2030 तक का आप कार्यान्वयन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि दोनों देशों के बीच किस तरीके का व्यापार होना चाहिए आगे वाला, एक तरीके से बहुआयामी, है ना, बहुआयामी ढांचे तैयार किए जाएंगे यूके और आपके भारत के बीच में। जैसे मुफ्त व्यापार सौदा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं, रक्षा और सुरक्षा समझौता से संबंधित, है ना। और इसी बीच में लोगों के बीच के पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की बात भी इसमें कही गई है। और इसी बीच में आप सभी को पता है कुछ दिन पहले भी वहां यूके की जो महारानी एलिजाबेथ थी, उनका देहांत भी हो गया, है ना। प्रधानमंत्री ने इस पर शोक भी जाहिर किया है कि भाई उस देश की राष्ट्र सेविका जी थी, महारानी थी, उनका देहांत हो गया। तो ये भी बातें इसमें कही गई है। तीसरा सबसे प्रमुख बातें हैं जो कि समझने वाली चीजें और बहुत ही सीरियस है, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, तो हम इस पर भी चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश, आपने नाम तो सुना ही होगा ऑफ कोर्स आप। मध्य प्रदेश आत्महत्या रोकथाम की रणनीति पर एक मसौदा तैयार करने वाला एक पहला राज्य बनेगा। बहुत ही अच्छी बात है कि भाई आत्महत्या से संबंधित जिस प्रकार से दिन पे दिन जो कार्यशैली बदल रही है, जीवन रूपरेखा बदल रहा है, जिसके कारण आत्महत्या के बहुत सारे केसेस हैं, तो ये द हिंदू में दिया गया कि जो मध्य प्रदेश आत्महत्या से रोकथाम से रणनीति बनाएगी। तो किस प्रकार की रणनीति बनाएगी, देखिए हम इस पर चर्चा करते हैं। ये खास करके विन विन विकास के उद्देश्य और सरकारी नीतियों से संबंधित ये प्रश्न बन सकता है। समाचार में ये कहा गया है कि आत्महत्या रोकथाम रणनीति का मसौदा तैयार करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। प्रश्न बन सकता है आपका, प्रथम है तो प्रश्न बन सकता है। तो ऐसा क्या किया जाएगा भाई, तो इसके लिए मनोचिकित्सकों को, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आत्महत्या जैसे थॉट, ख्याल हमारे मन में कब आता है, जब व्यक्ति अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगता है, व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है, व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। ऐसी स्थिति में लगता है कि मानो इस धरती से विदा लेना ही मुझे बेहतर होगा, इस धरती पर बोझ सा महसूस होने लगता है, और ऐसे व्यक्ति इस तरीके का कदम उठाए। इस स्थिति में मनोचिकित्सक, कानूनी विशेषज्ञ, शोधकर्ता,
शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे विशेषज्ञों के एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और उसके माध्यम से एक तरीके से जागरूकता अभियान चलाई जाएगी, एक तरीके से आप कह सकते जागरूकता फैलाया जाएगा ताकि सोसाइटी समाज के अंदर में आत्महत्या जैसी विचारहीन विचारधाराएं का जन्म न ले, पनपे न। सोसाइटी समाज में मनोविज्ञान के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, शोधकर्ताओं के माध्यम से एक तरीके से आप कह सकते हैं इसके लिए प्रत्येक उप स्मृति, प्रत्येक उप समिति का एक विशिष्ट जनादेश दिया जाएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि सामाजिक कारकों को समझाना, है ना, निवारक तरीकों को सुझाना, जन जागरूकता बढ़ाने के तरीके तैयार करना, पेशेवर व्यक्तियों और प्रशिक्षण के लिए नए तरीकों को सुझाव देना, आत्महत्या की रोकथाम में अंतर क्षेत्रीय संबंधों को समझाना, ये प्रमुख चीज होंगे जिसके माध्यम से आत्महत्या जैसी कृत्य को रोकने की कोशिश जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है करने वाली है। तो ये बहुत ही बेहतर है और ये बहुत ही एक समझने वाली बातें हैं। एक थोड़ा सा रिपोर्ट मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा सरकार ने कदम क्यों उठाया है। तो मध्य प्रदेश की आत्महत्या की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कहती है कि इसके द्वारा एक्सीडेंटल अब डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2020 के अनुसार कहा गया है कि देश में 1,53,052 आत्महत्याएं की सूचना मिली कि आत्महत्या करने वाले हैं। बहुत सारे सुसाइड नोट्स पहले लिखते हैं, धमकी भी देते हैं कि भाई अब मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो 1,53,052 ऐसी आत्महत्याओं की सूचना मिली जिसमें मध्य प्रदेश से 14,578 मात्र मध्य प्रदेश से। देश का तीसरा सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जिसमें से 17.4% पर आत्महत्या दर राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति लाख जनसंख्या के तौर पर इसको देखा गया। तो इसके लिए सरकार इस तरीके का कदम, और हर सरकार को इस तरीके का कदम उठाना चाहिए। हमें पता है राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात कही है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात कही, लेकिन राइट टू डाई इज नॉट फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि भाई उसको जीवन जीने का अधिकार तो उसको प्रोवाइड करवाया जाए, मुहैया करवाया जाए, लेकिन राइट टू डाई इज नॉट फंडामेंटल राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस न्यूज आपका। अब बात करते हैं, ये सबसे प्रमुख एक ये भी है, 2021 में बंगाल जिले में 122 किसानों की मौत हुई। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि दुखद की घटना है कि भाई शासन पारदर्शिता में प्रश्न बन सकता है। यहां पर एनसीआरबी का रिपोर्ट है और इसमें कहा गया कि एक समाचार के तहत आरटीआई से ये पता चला कि 2021 में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 122 किसान खेतों से संबंधित आत्महत्याएं हुई हैं। जिस प्रकार से भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, और ऐसी स्थिति में भारत जब कृषि प्रधान देश है और इसके बावजूद भी इस राष्ट्र के किसान आत्महत्या करे, तो ये राष्ट्र के लिए शोभनीय बात नहीं है। और ये भी कहना गलत होगा कि या तो कृषि प्रधान देश है भारत। अगर भारत कृषि प्रधान देश है तो किसानों की हत्या क्यों हो रही है, आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर क्यों है, इसके प्रति सरकार या सभी को सोचने की आवश्यकता है। एनआरसी आप देख सकते हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट में आपको पता मिला है, हाल में 2 रिपोर्ट सामने आई हैं। एक रिपोर्ट आया है भारत में अपराध से लेकर 2021 में भारत का क्या अपराध रहा, असम पहले नंबर पर था। भारत के आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित भी रिपोर्ट आए हैं और इस निष्कर्ष से यह पता चला कि पश्चिम बंगाल में 2021 में 13,500 आत्महत्याएं हुई। अब इस 13,500 हत्याएं दर्ज की गई, इसके अनुसार से आप कह सकते हैं कि यह देश का चौथा सबसे बड़ा आत्महत्या था। तीसरे नंबर पर हमने मध्य प्रदेश को देखा, दूसरे आप चौथे नंबर पर ये आपका बंगाल है। किसानों या कृषि गतिविधियों के लोगों को आत्महत्या के कारण होने वाली मौतों की संख्या हालांकि शून्य थी, लेकिन एडीएसआई का रिपोर्ट यही बात करता है कि बंगाल भी इसमें आपको कम नहीं है। 122 किसानों की मौत का जिम्मेवार भी यहां पर माना जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारे आपको खबर
सरकार को इस चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है और इससे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित समसामयिक घटनाओं के साथ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।